हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज जीव विज्ञान 12 क्लास की लेसन थ्री पढ़ाऊंगी। मानव जनन यानी मानव जनन क्या होता है। लेसन 3 है 12 क्लास की बायोलॉजी की बुक में। लेसन 3 है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन यानी मानव रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। मानव में जनन कैसे होता है। प्रत्येक जीव निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। यानी जितने भी हमारे पृथ्वी पर जीवित प्राणी हैं उनका एक समय होता है कि वो कितने तक जीवित रह सकते हैं, यानी कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो प्रत्येक जीव निश्चित समय तक ही जीवित रहता है। जीव के जन्म से लेकर मृत तक का समय जीव की जीवन अवधि लाइफ पीरियड कहलाती है। यानी जीवन अवधि कहलाती है, यानी वो उसका जीवन और मृत का एक समय होता है। यानी कब तक इंसान जीवित रह सकता है, कब तक जीवित नहीं रह सकता है। यह बात रोचक है कि कुछ जीव केवल एक दिन में अपना जीवन पूर्ण कर लेते हैं। यानी कुछ जीव होते हैं जो अपना जीवन एक दिन में ही पूर्ण कर लेते हैं तथा कुछ जीव हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी भी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित होती है। यानी किसी भी जीव कितने दिन तक जीवित रहेगा ये डिपेंड नहीं करता है, उसका मृत होना ये डिपेंड है। यानी ये एक निश्चित है कि वो अगर जीवित है तो उसकी मृत्यु होगी जरूर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव जैसे अमीबा प्रोटियस को छोड़कर कोई भी अमर इमॉर्टल नहीं है, अर्थात सभी जीवों की मृत्यु निश्चित है। यानी जो अमीबा प्रोटियस है ये क्या है, ये अमर है, ये क्या है, कभी नहीं मरता है। जीवित जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी जैसी संरचनाएं बनाता है जनन रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी जीव अपनी ही जैसी संरचना को बनाता है तो उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। यानी अपने ही जैसा एक और आकृति बनाना, एक और जीव बनाना ही जनन कहलाता है। जनन रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है, जिसे संतानती यानी प्रोजेनी कहते हैं। संतानती में वृद्धि होती है तथा परिपक्वता आती है जो तरुण अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी तरुण अवस्था यानी वो क्या होता है, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, उसके अंदर हर प्रक्रिया, हर हड्डी, हर पूरा उसका शरीर परिपक्व होता है। जैसे चावल कच्चा चावल होता है और पक के एकदम चावल बन जाता है, भात बन जाता है, उसी प्रकार एक इंसान होता है। पहले वो बच्चा होता है, फूल होता है, फिर बच्चा होता है, फिर क्या होता है, एक इंसान बन जाता है, परिपक्व इंसान बन जाता है। इस प्रकार जन्म वृद्धि तथा मृत चक्र चलता रहता है। यानी जन्म वृद्धि यानी जन्म लेता है तो वृद्धि होती है, और मृत यानी एक चक्र चलता रहता है या जीवन चक्र लाइफ साइकिल कहलाता है। यानी एक लाइफ साइकिल मिस होता है चक्र, लाइफ मिस होता है जीवन, यानी लाइफ साइकिल कहलाता है। जनन रिप्रोडक्शन द्वारा एक जाति से में एक पीढ़ी जनरेशन के बाद, जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी। जैसे
हमारे दादा लोग की पीढ़ी, हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी, हम लोग की पीढ़ी, तो जनरेशन के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनी रहती है। प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता ऐसी सफलता पर निर्भर होती है जिसका अंत प्राकृतिक मृत्यु के रूप में होती है, यानी प्राकृतिक मृत्यु के रूप में होती है। मानव के लैंगिक लक्षणों में अंतर। बाहरी जननांग पुरुष में शीर्षण, पेनिस एवं वृषण कोष होते हैं। यानी जो मानव है उसके लैंगिक जनन क्या होते हैं, यानी लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। बाहरी जननांग पुरुष में, यानी जो पुरुष होता है, नर होता है, उसके क्या होते हैं, शीर्षण पेनिस होता है, वृषण होता है, वृषण कोष होते हैं। जबकि स्त्री में झिर्री सदृश भग, वेल्वा तथा भक्षण क्लेटोरिस के रूप में होते हैं, जो स्पष्ट लैंगिक ध्रुवता सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म दर्शाते हैं। मानव का जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मानव भी अन्य कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स की तरह एक लिंगी अनसेक्सुअल प्राणी है। अतः नर मानव व पुरुष तथा मादा मानव या स्त्री में स्वाभाविक रूप से जननांगों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काफ़ी अंतर होता है। यानी नर और मादा में बहुत अंतर होता है। मानव की बाहरी आकारिकी से ही पुरुष तथा स्त्री को पहचाना जा सकता है। यानी जो स्त्री है और पुरुष है उनके बाहरी आकार से ही हम पहचानते हैं कि ये पुरुष है या महिला है। मानव में लैंगिक द्विरूपता सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होती है। मानव में अलैंगिक लक्षणों के आधार पर पाई जाने वाली द्विरूपता में प्रमुख अंतर अग्र प्रकार कर सकते हैं। जैसे स्त्री में दो बड़े स्तन होते हैं, यानी स्त्री में क्या होते हैं, स्तन होते हैं, टेस्ट होता है, दुग्ध ग्रंथियां विकसित होती हैं, यानी दुग्ध ग्रंथियां विकसित होती हैं और इनसे प्रकारात्मक दुग्ध स्रावित होता है। यानी इसमें क्या होता है, दूध स्रावित होता है, यानी दूध स्रावित होता है। जबकि पुरुष में दुग्ध ग्रंथियां छोटी एवं निष्क्रिय होती हैं, यानी वो निष्क्रिय यानी अल्प रूप में मनुष्य के अंदर, पुरुष के अंदर जो दुग्ध ग्रंथियां हैं वो बिल्कुल छोटी होती हैं और निष्क्रिय यानी अल्प मात्रा में होती हैं। स्त्री की आवाज़ पुरुष की अपेक्षाकृत पतली होती है, यानी जो पुरुष होता है उसकी आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, और जो स्त्री होती है उसकी आवाज़ मधुर और पतली होती है। पुरुषों में विवर्ध स्वर यंत्र या कंठ, लैरिंक्स और टेंटुआ, एडमेंस एपल एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण स्वर भारी व ऊंचा होता है। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुष होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी उपस्थिति के कारण उनका जो आवाज़ है वो भारी और ऊंचा होता है। यानी जो नर है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण ही उनकी आवाज़ जो होती है ऊंची होती है और मोटी होती है। तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखना कि किस वजह से, किस हार्मोन की वजह से जो पुरुष लोग होते हैं उनकी आवाज़ क्यों मोटी होती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति। स्त्री के अंदर जो सुतचीय सब कैटेनस वसा का मोटा स्तर नितंबो बोटॉक्स पर होता है, जबकि पुरुष से पूर्ण अभाव होता है। यानी जो त्वचा होती है स्त्रियों की वो क्या होती है, मोटी होती है। स्त्री में दाढ़ी, मूंछ व वक्ष पर बाल का पूर्ण अभाव होता है, लेकिन पुरुष में उपस्थित होता है। यानी क्या होता है, स्त्री के अंदर दाढ़ी मूंछ नहीं आते हैं और पुरुष के अंदर दाढ़ी मूंछ आते हैं, और सीने पे क्या होता है, बाल आते हैं, और स्त्रियों के अंदर, मादा के अंदर बाल नहीं आते हैं। स्त्री की अपेक्षा पुरुषों में उपापचय दर
उच्च होता है, यानी स्त्री की अपेक्षा पुरुषों में उपापचय दर उच्च होता है। स्त्री की अपेक्षा पुरुष का देह पेशीन्यास यानी मस्कुलेचर एवं चाल भिन्न होता है, यानी स्त्री और पुरुष के जो चाल है वो चेंज होते हैं, अलग होते हैं। नर पुरुष जनतंत्र यानी जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो नर पुरुष है, नर पुरुष को बोला जाता है, मादा स्त्री को बोला जाता है। पुरुष के जनन अंगों में अनिवार्य नर लैंगिक अंगों में एक जोड़ी वृषण यानी टेस्टिस होता है। यदि जो जनन अंग है वो एक होता है और उसका नाम होता है वृषण, इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। कुछ जोड़ीदार पेरेड यानी जोड़ीदार पेरेड व कुछ एकल अयुग्मित अनपेयर्ड सहायक अंग होते हैं। जोड़ीदार नर लैंगिक अंगों के अंतर्गत नर जनन वाहिनियां, मेल जेनिटल डक्ट्स, अधिवृषण, एपिडाइमिस, शुक्रा यानी एपिडाइमिस, ये क्या है, एपिडाइमिस है, और ये क्या होता है, इसका अधिवृषण है, और शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल्स, ये क्या है, सेमी वेसिकल्स है, और स्खलन वाहिका एंजाइक्युलेटरी डक्ट, ये क्या है, ये जो नालियाँ गई हैं ये क्या है, एंजाइक्युलेटरी डक्ट है, एवं काउपर्स ग्रंथियाँ, काउपर्स ग्लैंड, यानी इसमें क्या पाया जाता है, काउपर्स ग्लैंड पाया जाता है। ये क्या है, काउपर्स ग्लैंड है। मूत्र मार्ग अर्थ्रा यानी मूत्र मार्ग, ये देखो ये क्या है, मूत्र मार्ग है, ये क्या है, पेनिल अर्थ्रा, एवं सीसन पेनिस सम्मिलित होते हैं, यानी ये क्या है, सीसन है, ये पेनिस है, क्या कहते हैं, पेनिस सम्मिलित होते हैं। जंदो यानी गोन्स, जंदो गोन्स द्वारा स्रावित हार्मोन, यानी जो गोन्स होते हैं यानी जनक जो होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मोन में सहायक होते हैं। लैंगिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, यानी लैंगिक जो क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। इनका काम क्या होता है, नियंत्रण करना होता है गोन्स का। निम्नलिखित जनन अंग पुरुष के जनन तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये पुरुष का जनन तंत्र है। मानव पुरुष के जनन अंगों का प्रदर्शन, सामने का दृश्य एवं एक और के दृश्य का चित्रीय निरूपण, यानी ये सामने का दृश्य है और एक उसका भाग है जो यहाँ पर दिखाया गया है। यूरिनरी ब्लैंडर है, अल्टर है, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल है, और ये वास डिफरेंस है, और ये एम्पुला है, एजिकुलेटरी डक्ट ये है, कैप्सूल ऑफ, यानी ये क्या है, कैप्सूल है ऑफ प्रोटेक्ट ग्लैंड, यानी ये एक कैप्सूल क्या है, एक ग्लैंड की तरह बना है, यानी ग्लैंड है। ये प्रोस्टेटिक एकिनी है,
ब्लूड थल है, ग्लैंड है, और इफ्रंट डक्टल्स, ये क्या है, इफ्रंट डक्टल्स है। रेड टेस्टिस, ये क्या है, रेड टेस्टिस है। एपिडाइमस कैनाल, ये क्या है, ये कैनाल है, एपिडिडमिस कैनाल है। सेक्रेटम, ये क्या है, सेक्रेटम है। और कन्वर्टेड सेमिनिफरस ट्यूबल, यानी ट्यूबुल है। वृषण एवं वृषणकोश, टेस्टेड एंड सेक्रेटम, यानी ये जो सिक्रेटम है, सिक्रेटम, इसके बारे में बताया जाएगा कि वृषण संख्या में 2 अनिवार्य नर लैंगिक अंगों के रूप में होते हैं। ये दोनों टांगों के बीच शरीर के उदर गुहा से बाहर शिशन पेनिस के दोनों ओर एक एक स्थिर तथा लचीली पेशीय थैली सदृश संरचना वृषणकोश स्क्लेटम में बंद रहते हैं। यानी जो वृषणकोश है वो स्क्लेटम में बंद रहते हैं। प्रत्येक वृषण गुलाबी सी अंडाकार आकृति की, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी तथा लगभग 10 से 15 ग्राम भार की ग्रंथि की संरचना होती है। यानी जो वृषण है, यानी वृषणकोश है स्क्लेटम, ये क्या है, स्क्लेटम है। तो स्क्लेटम में क्या होते हैं, बंद रहते हैं। यानी जो बाहरी परत होता है उसका नाम स्क्लेटम होता है, और स्क्लेटम से ही क्या होते हैं, वृषण बाहर की ओर निकलते हैं। तो क्या होते हैं, वो गुलाबी कलर का होता है, और 4 से 5 सेंटीमीटर, यानी 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 2 से 2.5 सेंटीमीटर मोटा, यानी 2 से 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। लगभग 10 से 15 ग्राम भार की ग्रंथि होती है, यानी कम से कम वो 10 से 15 ग्राम होता है। बायोलॉजी आसान नहीं है, बहुत कठिन है, और पढ़ने वाला, समझने वाला अच्छा होना चाहिए। क्योंकि देखो, बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ का ज्ञान होता है। आपको जो आपके वातावरण में हो रहा है तो आपको हर ज्ञान प्राप्त होता है। देखो, बॉडी से ले लो या प्रकृति से ले लो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से ले लो, तो इसीलिए जो विज्ञान होती है वो हमें हर चीज़ का ज्ञान दिलाती है। हमें वो बताती है कि क्या है क्या नहीं, तो हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ना। तो यह संरचना होती है स्पर्मेटिक रज्जु या वृषण रज्जु नाल इन्ग्यूनल कैनाल, यानी इन्ग्यूनल कैनाल द्वारा प्रत्येक वृषण कोश तथा उदर गुहा का संबंध होता है। यानी उदर गुहा, यानी उदर जो होता है, पेट को कहते हैं। तो इग्न्यूनल कैनाल क्या होता है, वो प्रत्येक वृषण कोश तथा उदर गुहा का संबंध होता है। यानी वो क्या होता है, वृषण के संबंध में रहता है। ये देखो, ये इग्न्यूनल कैनाल है जो क्या होता है, वृषण के संबंध में रहता है। देखो, वृषण के संबंध में है, ये देखो वृषण है, इसके संबंध में है ना, तो ये क्या है, इन्ग्यूनल कैनाल है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, यानी 250 कक्ष होते हैं। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है, यानी वृषण जो है सघन आवरण से ढका रहता है। यह 3 स्तर से बना होता है,
यानी वृषण जो है 3 आवरणों से ढका होता है और यह 3 स्तर से बना होता है। ट्यूनिका वेजिनेलिस योनिक कच्छुक और ट्यूनिका एम्ब्रोजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलसा 3 आवरणों से वृषण जो है ढका रहता है। मानव पुरुष के जनन अंगों की अनुदैर्ध्य काट एलएस का प्रदर्शन। इस सामने का दृश्य वृषण की आंतरिक संरचना का चित्रीय रूप है। देखो, ये मनुष्य के जनन अंगों की अनुदैर्ध्य काट एलएस का प्रदर्शन, सामने का दृश्य, यानी ये सामने का दृश्य है। जो वृषण है उसका सामने का ये चित्रण है। वृषण की आंतरिक, यानी ये क्या है, आंतरिक संरचना है। जो वृषण है उसके अंदर का पार्ट है। अधिवृषण या एपिडाइमिस इनकी संख्या 2 होती है। एपिडाइमिस की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर एपिडाइमिस है ना, ये 2 है ना, एक इधर है एक इधर है। तो एपिडाइमिस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। प्रत्येक वृषण की अपवाहक, यानी यह प्रत्येक वृषण की अपवाहक नलिकाओं वैसा इफ्रेंटिया के परस्पर युग्मन से निर्मित लगभग 6 मीटर लंबा एक नलिका के अत्यधिक कुंडलित होने से बनता है। यानी ये क्या होता है, वैसा डिफरेंट युग्म, यानी 6 मीटर लंबा एक नलिका के द्वारा ये बना होता है। देखो, इसमें वैसा डिफरेंट कहाँ पाया गया है, ये क्या है, ये नलिका है। यानी ये कितना लंबा है, 6 मीटर। कितनी लंबी है, 6 मीटर की लंबी। ये क्या है, वैसा डिफरेंस है जो एपिडाइमिस से बना हुआ है। अत्यधिक कुंडलित होने से बनता है। प्रत्येक अधिवृषण लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी एवं चपटी कोमा सदृश सेपेड संरचना होती है। संपूर्ण अधिवृषण मुख्य रूप से 3 भागों का बना होता है। यानी ये 3 भागों का बना होता है, जो क्रमशः नंबर फर्स्ट है शीर्ष भाग या कार्पेट एपिडाइमिस, यानी कार्पेट एपिडाइमिस से बना होता है हेड, और कार्पेट एपिडाइमिस या अपेक्षाकृत मोटा व वृषण के ऊपरी भाग पर ढका रहता है। नंबर सेकंड है काया अधिवृषण या कार्पेट एपिडाइमिस। कार्पेट एपिडाइमिस या पतला एवं चपटा वृषण की पश्च सतह पर फैला रहता है तथा पुच्छ भाग कार्डा एपिडाइमिस टेल और क्यूडा एपिडाइमिस अपेक्षाकृत कम मोटा व वृषण के निचले भाग पर ढका होता है। यानी वृषण के निचले भाग में ढका होता है। कार्डा एपिडाइमिस शुक्रवाहिनी वेस्ट डिफरेंस से सटा रहता है। यानी वेस्ट डिफरेंस से सटा रहता है। अधिवृषण में शुक्राणुओं स्पर्म का परिपक्वन एवं संग्रहण मैट्यूरेशन एंड स्टोरेज होता है। संपूर्ण एपिडाइमिस एक रेशेदार कला द्वारा ढका रहता है। यानी रेशेदार कला से ढका रहता है। वृषण विकार
टेस्टिकुलर डिसऑर्डर, वैक्स, लड़कों में अधिक ठंडे वातावरण एवं चिंता, एंग्जाइटी की स्थिति में वृषण के उदर में अंकुरित होने की संभावना रहती है। वृषण हार्निया, इंग्यूनल हार्निया नामक वृषण का एक अन्य विकार डिसऑर्डर भी होता है। यह विकार तब होता है जब अतंडी, बोअल का लूप या अन्य कोई अंग वृषण कोश में लटक जाता है और वृषण के साथ नीचे की ओर खिसक जाता है। वास्तव में यह पेरिटोनियम का कोश योनिक कक्षुक ट्यूनिका विजिनेंस होता है। वृषण की ऊपरी आवरण योनिक कक्षुक ट्यूनिका विजिनेंस हार्निया को रोकने में फट जाता है। यानी जो वृषण का ऊपरी आवरण है योनिक कक्षुक ट्यूनिका विजिनेंस हार्निया को रोकने में फट जाता है। अधिवृषण, अधिवृषण के कार्य यानी अधिवृषण के कार्य क्या होते हैं? फंक्शन और एपिडाइमिस। अधिवृषण के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर फर्स्ट है, यह शुक्राणुओं को वृषणों से शुक्राशयों सेमिनल वेसिकल में पहुंचाने के लिए मार्ग देता है। स्खलन से पहले शुक्राणुओं को कुछ समय तक संचित रखता है। नंबर 3 है, शुक्रवाहिनी एवं स्खलन नलिकाएं, वैस डिफरेंस एंड एंजाइकुलेटरी डक्ट। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि एंजाइकुलेटरी डक्ट क्या होता है। यानी ये जो है जो इसका नाम ये क्या है? एंजाइकुलेटरी डक्ट है। इसको क्या कहते हैं? एंजाइकुलेटरी डक्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वैस डिफरेंट एंड एंजाइकुलेटरी डक्ट, इनकी संख्या 2 होती है। यानी इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है, एक इधर एक इधर। दो होती हैं, दो होती हैं। प्रत्येक शुक्रवाहिनी नलिकाकार लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा, अपनी ओर के पुच्छ अधिवृषण यानी क्वेडा एपिडाइमिस से शुरू होकर वक्ष नाल इंग्यूनल कैनाल में गुजरती उदर गुहा में पहुंचकर मूत्राशय के पृष्ठतल पर अपनी ओर की मूत्रवाहिनी अर्टर के चारों ओर एक फंदा सा निर्मित करते हुए नीचे की तरफ मुड़कर समीप में स्थित शुक्राशय सेमिनल वेसिकल्स की छोटी सी नलिका से संबद्ध स्खलन नली का निर्माण करती है। यानी सेमिनल वेसिकल से क्या करती हैं? ये ऐड होती हैं। क्या होती हैं? यानी यहाँ से जब ये गुजरती हैं तो इससे क्या होती हैं? ऐड होती हैं सेमिनल वेसिकुलर से एंजाइकुलेटरी डक्ट जो होती हैं वो ऐड होती हैं। ऐड होती हैं। एक छोटी सी नलिका से संबद्ध स्खलन नली का निर्माण करती हैं। स्खलन नलिका एंजाइकुलेटरी डक्ट एक सहन नलिका है। यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जो मूत्राशय से निकलने वाले मूत्र मार्ग अर्थेरा में खुलती है। यानी कहाँ पर खुलती है? अर्थरा में। यानी यहाँ से जब जाती है तो ये कहाँ पे खुलती है? मूत्रा कहाँ पे?
मेम्ब्रेन्स अर्थरा में खुलती है। अर्थरा में खुलती है। इसके सिरे के समीप शुक्रवाहिनी शुक्राणुओं के अस्थायी रूप से संग्रह के लिए फैलकर तुम्बिका अम्पुला बनाती है, यानी अम्पुला बनाती है। यहाँ पर क्या करती हैं, ये एम्पुला बनाती है। नंबर 4 है शुक्राशय। सेमिनल वेसिकल्स इनकी संख्या 2 होती है, यानी जो सेमिनल है वेसिकल्स है इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। नंबर फर्स्ट 1 और 2, यानी 2 होती हैं सेमिनल वेसिकल। क्या होती है, इनकी संख्या 2 होती है। ये मूत्राशय में पीछे स्थित होते हैं, यानी ये मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय थैली सदृश ग्रंथिल संरचना यानी पॉच लाइक ग्लैंडर स्ट्रक्चर होती हैं। यानी ये क्या होती हैं, जो ये एक ग्रंथि के समान यानी एक गांठ के समान बनाती हैं। तो क्या होती हैं, ग्रंथि की जैसी बनाती हैं। लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। इनमें स्रावित गाढ़ा चिपचिपा व क्षारीय द्रव शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य सीमेन निर्मित करता है। यानी उसमें क्या होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, यानी गाढ़ा इसमें क्या होता है, जो ये सेमिनल वेसिकल्स है इसमें क्या होता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है, शुक्राणुओं के साथ यानी जो शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य यानी वीर्य सीमेन निर्मित करता है, यानी वीर्य का निर्माण करता है और शुक्राणुओं को पोषक देता है, यानी जो शुक्राणु होते हैं उसको पोषक देता है। स्रावित गाढ़े द्रव में सिट्रेट यानी जो गाढ़ा द्रव होता है वो सिट्रेट, कैल्शियम, फ्रक्टोज, इनोस्टाल एवं हाइलुरोनिडेज एंजाइम पाए जाते हैं। यानी उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम निषेचन में सहायक होता है, यानी हाइलुरोनिडेज निषेचन एंजाइम होता है जो निषेचन में सहायक होता है। मूत्र मार्ग अर्थरा, ये क्या है, मूत्र मार्ग है। ये क्या है, मूत्र मार्ग है, ये अर्थरा है। तो अर्थरा क्या, एक लंबी पेशीय नलिका मूत्र मार्ग निर्मित करती है जिसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। यानी इसकी लंबाई क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यह मूत्राशय ऑर्डिनरी ब्लैंडर से शुरू होकर शिशन पेनिस के अग्र भाग अर्थात शिखर पर मूत्रोजनन छिद्र यूरिनोजेनिटल अपैरेटस द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। यानी जो यूरिनरी ब्लैंडर से शुरू होती है, यानी यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आए, पेनिनल अर्थरा, यानी एकदम शीर्ष पर आती है। और यह निम्न 3 भागों से मिलकर बनी होती है। यानी जो मूत्र मार्ग होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर फर्स्ट है प्रोस्टेटिक मूत्र नलिका, झिल्लीमय मूत्र नलिका, पीनियल मूत्र नलिका। शिशन नंबर 6 क्या है, शिशन यानी पेनिस। ये क्या है, पेनिस है। ये जो साइड वाला ये पेनिस है, यानी इसको हिंदी में शिशन कहते हैं। शिशन यह बाहरी जनन अंग एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मैथुनांग कॉपुलरी ऑर्गन्स कहलाता है, यानी ऑर्गन कहलाता है।
यानी ये क्या है, बाहरी अंग कहलाता है मैथुनांग। शीशन त्वचा से ढकी 3 भागों में विभेदित बेलनाकार स्पंजी संरचना होती है। यानी इसके 3 भागों में विभेदित है और बेलनाकार स्पंजी यानी स्पंजी होता है और संरचना होती है जो दोनों वृषणकोशों स्क्रोटल सेक के मध्य से शरीर के बाहर लटका रहता है। यानी शरीर के बाहर क्या होता है, लटका रहता है। यानी शरीर के बाहर देखो लटका है, लटका है। शीशन पेनिस के 3 क्रमशः स्पष्ट भाग उदर की ओर से शीशन मूल या जड़ रूट, शीशन काय बॉडी ऑफ पेनिस तथा शीशन मूल ग्लैंड पेनिस होते हैं। शीशन की त्वचा शीशन मुंड की आधार रेखा पर वलित फोल्डर होकर एक खोल या निर्मित करती है जिसे शिश्नॉग फोरस्किन कहते हैं, जो मैथुन के समय शीशन मुंड के आधार पर सिकुड़ जाती है। शीशन स्पंजी व उत्थानीय ऊतक रेस्टियल टिश्यू से बना होता है। यानी जो स्पंजी होता है वो क्या होता है, उत्थानीय ऊतक से बना होता है। यानी उत्थानीय ऊतक होता है, उसी की वजह से वो स्पंजी रहता है। तो इरेक्टियल टिश्यू से बना होता है। मानव पुरुष के शीशन की अनुलंब, यानी ये मानव पुरुष की जो शीशन यानी पेनिस है उसका अनुलंब काट शीशन की अनुप्रस्थ काट ये यानी शीशन का अनुप्रस्थ काट होता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले दिन और पढ़ाऊँगी और आप लोग अच्छे से पढ़िए। साइंस इज़ द बेस्ट लाइफ। साइंस को अपनी दुनिया मानोगे तो आपको ज़रूर मंजिल मिलेगी। ठीक है, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, लाइफ में सक्सेसफुल हो। ठीक, ओके, बाय।